नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। खबर नेपाल से है, जहां पर प्रदर्शनकारियों की धरपकड़ जारी है और काठमांडू सहित कई शहरों में धरपकड़ जारी है। तो नेपाली पुलिस और सेना ने धरपकड़ शुरू कर दी है। तो रेड में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। आधुनिक हथियार और पॉकेट बम भी जब्त किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। आधुनिक हथियार उनके साथ जब्त किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर नेपाल से है, जहां पर जो प्रदर्शनकारी थे उनकी धरपकड़ जारी है और काठमांडू सहित कई शहरों में धरपकड़ जारी है। तो नेपाली पुलिस और सेना ने धरपकड़ शुरू की है। रेड में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। आधुनिक हथियार और पॉकेट बम भी जब्त किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपके साथ नेपाल से साझा कर रहे हैं, जहां पर प्रदर्शनकारियों की धरपकड़ जारी है और काठमांडू सहित कई शहरों में धरपकड़ जारी है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, नेपाल से खबर है, जहां पर जनजी से वार्ता करने को तैयार है और नेपाली सेना ने जनजी से मांगे हैं प्रतिनिधियों के नाम। वार्ता में भाग लेने के लिए प्रतिनिधियों के नाम मांगे हैं। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर वार्ता में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के नाम मांगे गए हैं। सेना की तरफ से ये नाम मांगे गए हैं और नेपाली सेना जनजी से वार्ता करने को तैयार है। तो नेपाली सेना ने जनजी से प्रतिनिधियों के नाम मांगे हैं, लिस्ट मांगी है और वार्ता में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के नाम मांगे हैं। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर प्रतिनिधियों के नाम मांगे गए हैं और जनजी से वार्ता करने के लिए नेपाली सेना तैयार। खबरों में आगे बढ़ते हैं, नेपाल से खबर है, जहां पर नई सरकार के गठन के लिए हलचल तेज हो गई है और आर्मी चीफ की आज फिर बालेन शाह के साथ बैठक हुई। रवि लामिछाने भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाने की तैयारी और नेपाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुकी हैं सुशीला कार्की। ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाने की तैयारी। ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, नेपाल से खबर। तो सरकार के गठन को लेकर के हलचल तेज। आर्मी चीफ की आज फिर बालेन शाह के साथ बैठक हुई। रवि लामिछाने भी बैठक में मौजूद रहेंगे। सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाने की तैयारी तेज है और नेपाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुकी हैं सुशीला कार्की। ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर नेपाल में नई सरकार के गठन के लिए हलचल अब तेज हो गई है। आर्मी चीफ आज फिर बालेन शाह की उनके साथ बैठक हुई, बातचीत हुई और रवि लामिछाने और इसी के साथ ये भी बता दें कि लगातार अब सरकार बनाने की, सरकार गठित करने की तैयारियां तेज हैं। तो नेपाल में नई सरकार के गठन के लिए हलचल तेज है और आर्मी चीफ की आज फिर बालेन शाह के साथ ये बैठक हुई। खबरों में आगे बढ़ते हैं, नेपाल से खबर, जहां पर हिंसा को देखते भारत में हाई अलर्ट जारी किया गया और नेपाल भारत सीमा पर हाई अलर्ट है। सेना तैनात की गई है। बॉर्डर पर 24 घंटे चौकसी करने के निर्देश दिए गए हैं और नेपाल से वापस वतन अपने भारतीय जो है वो लौट रहे हैं, अपने देश लौट रहे हैं और भारत नेपाल सीमा पार कर भारत लौट रहे हैं नागरिक। की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर जो भारतीय नेपाल में रह रहे थे वो अपने वतन लौट रहे हैं। सीमा पर हाई अलर्ट है। बॉर्डर पर 24 घंटे चौकसी करने के निर्देश और नेपाल से वापस वतन लौट रहे नागरिकों के लिए। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर अपने वतन वापस लौट रहे हैं नागरिक और अब नेपाल में हिंसा को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया। नेपाल भारत सीमा पर हाई अलर्ट है, सेना तैनात है। बॉर्डर पर 24 घंटे चौकसी करने के निर्देश भी दिए गए हैं और नेपाल से वापस वतन लौट रहे हैं भारतीय नागरिक। जितने भी लोग वहां पर रहते थे तो भारत नेपाल सीमा पर उसको पार करके भारतीय नागरिक भारत लौट रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, नेपाल से खबर, जहां पर हिंसा को देखते हुए बिहार में हाई अलर्ट और बिहार पुलिस मुख्यालय ने जारी किया है हाई अलर्ट।
सीमावर्ती जिलों को जारी किया गया है हाई अलर्ट। ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। और बॉर्डर पर 24 घंटे चौकसी करने के निर्देश दिए गए हैं। सीसीटीवी में भी बॉर्डर पर नजर रखी जा रही है। ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर बॉर्डर पर नजर रखी जा रही है सीसीटीवी कैमरे के जरिए। नेपाल से ये खबर। और हिंसा को देखते हुए बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने हाई अलर्ट जारी किया है और सीमावर्ती जिलों को जारी किया गया है ये हाई अलर्ट। जितने भी सीमावर्ती जिले हैं उन पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। 24 घंटे चौकसी और इसके साथ सीसीटीवी के जरिए बॉर्डर पर निगरानी भी रखी जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर बिहार को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया गया है और बिहार पुलिस मुख्यालय ने यह हाई अलर्ट जारी किया है। बॉर्डर पर 24 घंटे चौकसी करने के निर्देश दिए गए हैं और सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते नेपाल से खबर, जहां पर राष्ट्रपति और छात्रों के बीच बैठक और प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात करेंगे राष्ट्रपति और सेना की मौजूदगी में छात्रों से मुलाकात करेंगे। प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच ये बातचीत हुई है। तो एक खबर जहां पर नेपाल में देर रात सैन्य मुख्यालय में ये बातचीत हुई है। तो ये बड़ी खबर आपके साथ, जहां पर प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच बातचीत हुई। देर रात सैन्य मुख्यालय में ये बातचीत हुई है। ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर नेपाल में राष्ट्रपति और छात्रों के बीच बातचीत हुई। प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात करेंगे राष्ट्रपति और सेना की मौजूदगी में छात्रों से मुलाकात करेंगे। प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच ये बातचीत हुई है और देर रात सैन्य मुख्यालय में ये बातचीत हुई। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। नेपाल में राष्ट्रपति और छात्रों के बीच ये बातचीत। तो सेना की मौजूदगी में छात्रों से मुलाकात करेंगे और प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच ये बातचीत हुई। और खबरों में आगे बढ़ते हैं नेपाल से खबर, जहां पर नेपाल से सटे यूपी के जिलों में हाई अलर्ट है और डीजीपी मुख्यालय ने नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। बहराइच, श्रावस्ती समेत सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट के निर्देश हैं और एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश खुद कर रहे हैं निगरानी। तो ये बड़ी खबर आपके साथ, जहां पर सीमावर्ती जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। भारत नेपाल सीमा पर गश्त और निगरानी को बढ़ाया गया है। यूपी पुलिस की सोशल मीडिया इकाई भी लगातार इस पर नजर रख रही है। नेपाल से सटे यूपी के जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। डीजीपी मुख्यालय ने नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। तो एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं और सीमावर्ती जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। भारत नेपाल और गश्त निगरानी को बढ़ाया गया है सीमा पर। तो यूपी पुलिस की सोशल मीडिया इकाई भी लगातार नजर बनाए हुई है। ये बड़ी खबर आपके साथ साझा करें। और खबरों में आगे बढ़ते खबर लखनऊ से, जहां पर यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण ने जारी किया है आदेश और नेपाल से सटे बॉर्डर पर 24 घंटे हाई अलर्ट। तो सीमावर्ती जनपदों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, फोर्सों की तैनाती और नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। 3 हेल्पलाइन नंबर, एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया। अगर किसी को किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो वो इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। तो ये खबर लखनऊ से, जहां पर नेपाल से सटे बॉर्डर पर 24 घंटे हाई अलर्ट करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं और अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए ये कहा गया है और उनके लिए ये कक्ष भी स्थापित किए गए हैं। तो यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण ने ये आदेश जारी किया है और नेपाल से सटे बॉर्डर पर 24 घंटे हाई अलर्ट। तो सीमावर्ती जनपदों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किए गए हैं। 3 हेल्पलाइन नंबर, एक व्हाट्सएप नंबर भी प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है।
तो ये बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण ने यह अलर्ट जारी किया है और नेपाल से सटे बॉर्डर पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। सीमावर्ती जनपदों में अतिरिक्त पुलिस बल फोर्स की तैनाती की गई है। नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं और 3 हेल्पलाइन नंबर, 1 व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर सीमावर्ती जनपदों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किए गए हैं। 3 हेल्पलाइन नंबर, 1 व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। खबर जहां पर यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण ने ये आदेश जारी किया है और नेपाल से सटे बॉर्डर पर 24 घंटे अलर्ट की बात कही गई है, निर्देश दिए गए हैं। तो ये तमाम तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर पहली तस्वीर काठमांडू हवाई अड्डे की है और इसी के साथ ये दूसरी, जहाँ पर पीएम के इस्तीफे के बाद काठमांडू में जश्न का माहौल जंजी दिखाई दे रहे हैं, जश्न में डूबते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। और तीसरी तस्वीर, जहाँ पर वित्त मंत्री को सड़क पर दौड़ाकर पीटा गया है। नेपाल के वित्त मंत्री, जिनको ये जंजीज ने, प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर दौड़ाकर पीटा है। पीएम हाउस की ये चौथी तस्वीर है, जहां पर किस तरीके से प्रदर्शनकारी भारी संख्या में पीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रपति, अगली तस्वीर की अगर बात करें तो राष्ट्रपति का निजी आवास, जहां पर जंजी पहुंचे हैं, उन्होंने प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे और किस तरीके से उनका ये आतंक वहां पर देखा गया। तो राष्ट्रपति के आवास पर ये जंजीज पहुंचे। नेपाल की संसद, अगली तस्वीर अगर आप देखेंगे, छठी तस्वीर, तो धुआं धुआं हो गई है। किस तरीके से आग के हवाले कर दिया गया, आगजनी कर दी गई। प्रदर्शनकारी सिंह दरबार तक भी पहुंच गए हैं और होटल हिल्टन की अगर बात करें तो उसको भी आग के हवाले कर दिया गया है। तो ऐसी तमाम तस्वीरें निकल के सामने आई, जहां पर ये हिंसा भड़की, युवाओं का प्रदर्शन देखने को मिला और तोड़फोड़ देखने को मिली, पथराव और आगजनी भी की गई है। तो ये जंजीज लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी कड़ी में ये तमाम तस्वीरें निकल के सामने आई, जहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कहीं प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं पर वो सब कुछ आग में झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। तो नेपाल की ये संसद जो धुआं धुआं हो गई, मंत्रियों के घरों पर कब्जा कर लिया गया। तो ये 8 तस्वीरें हैं नेपाल हिंसा की, जहां पर नेपाल में हिंसा भड़की, युवाओं का प्रदर्शन देखने को मिला। भारी संख्या में प्रदर्शन कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, पथराव कर रहे थे, आगजनी भी कर रहे थे और मंत्रियों के घरों पर कब्जा, कई घरों को जलाया गया। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये 8 तस्वीरें हैं और इन 8 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि किस कदर स्थिति क्या रही होगी। तो 17 साल नेपाल के और इन 17 सालों में 15 सरकारें गिरी हैं 2013-14 में। मतलब अमूमन देखा जा सकता है कि हर एक साल पे एक सरकार गिरी है। 17-18 में शेर बहादुर देउबा थे और वहीं 18-19 में केपी ओली और 21 में भी केपी ओली की ही सरकार थी। तो 22 और 24 में पुष्प कमल दहल की सरकार थी, 24 की उन्हीं की सरकार है और 25 में केपी ओली ये वहां के प्रधानमंत्री। तो हर ये 17 साल नेपाल के और इन 17 सालों में 15 सरकारें गिर चुकी हैं। और अब आपको बताते हैं कि 8 सितंबर को ये मुख्य हिंसा का दिन था। संसद भवन के बाहर तमाम लोग इकट्ठा हुए, प्रदर्शनकारियों ने संसद परिसर में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने आंसू गैस, वाटर कैनन, रबर बुलेट्स और लाइव गोली चलाई। हिंसा में कम से कम 19 से ज्यादा लोगों की उस दिन मौत हुई थी। 400 से ज्यादा लोग उस दिन घायल हो गए थे और रात में गृह मंत्री रमेश लेखक ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। सोशल मीडिया बैन जो मुद्दा था, जिसको लेकर के हिंसा बढ़ के, उसको हटा लिया गया। 9 सितंबर को हिंसा का ये दूसरा दिन और राजनीतिक संकट यहाँ पर आया। काठमांडू घाटी के 3 जिलों में कर्फ्यू लगाया गया और इसी के साथ संसद भवन, मंत्रियों के घरों पर आगजनी की गई। पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी विदेश मंत्री
पर हमला किया गया और वित्त मंत्री विष्णु पौडेल पर पथराव किया गया और पीएम केपी शर्मा ओली ने दोपहर में ही इस्तीफा दे दिया। कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, आरएसपी के 21 सांसदों ने भी इस्तीफा दे दिया और एयर इंडिया ने दिल्ली काठमांडू फ्लाइट्स रद्द कर दी। 9 सितंबर की ये पूरी बात। 4 सितंबर की अगर बात करें तो हिंसा की क्यों शुरुआत हुई? सरकार ने 26 प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन किया और जो रजिस्ट्रेशन नियमों का पालन नहीं करने पर बैन लगाया गया था। शुरुआत इसकी यहाँ से हुई। युवाओं में भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म के खिलाफ आक्रोश बढ़ा। तो नेपोटिज्म, जनजी को भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी में निराश किया। भाई भतीजावाद और चहेतों को कुर्सी पर बैठाने से नेताओं ने बच्चों के विदेशी यात्रा, ब्रांडेड सामान, शानो शौकत की पार्टियां सोशल मीडिया पर चर्चित होने लगी। सोशल मीडिया बैन की अगर बात करें तो लोगों को लगा कि उनकी आवाज़ दबा दी गई है और कई युवा इसके जरिए कमाई भी कर रहे हैं। इससे गुस्सा उनका भड़का। 3 बड़े घोटाले तो सरकार में 3 साल बड़े सामने आए और 21 में 54,000 से ज़्यादा की बंधुभूमि स्वेप हुई। घोटाला 2023 में 1300 करोड़ रुपए का ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला और 24 में यानी साल 2024 में 69,000 करोड़ रुपए का कोऑपरेटिव घोटाला। इसे युवाओं में सरकार के प्रति लगातार आक्रोश बढ़ा और इसी के साथ 5 साल में 3 सरकारें आई। जुलाई 2021 में शेर बहादुर देउवा पीएम थे, दिसंबर में अगली सरकार और फिर अगली सरकार। बेरोजगारी के दर की बात करें तो 2019 में ये बेरोजगारी इतनी थी और महंगाई में इजाफा ही देखा गया। तो ओली सत्ता में आए तो चीन की ओर झुकाव बढ़ा। पहले सरकारें कई फैसले अमेरिका प्रभाव के लिए और सोशल मीडिया बैन के लिए सिर्फ चीनी ऐप टिकटॉक चलता रहा। युवाओं को लगा कि बड़े देशों के दबाव में नेपाल मोहरे जैसा इस्तेमाल हो रहा है। और खबरों में आगे बढ़ते तो नेपाल में शांति के लिए मथुरा से प्रार्थना और साधु संतों ने शिव मंदिर में पूजा की है। सोशल मीडिया बैन से नेपाल में हिंसा भड़की, आगजनी, जनहानि की घटनाओं से तनाव बढ़ा और नेपाल को शांति का संदेश दे रहा है मथुरा। तो ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर ये साधु संतों ने प्रार्थना की है और आगजनी की घटनाओं और तमाम चीजें बढ़ती जा रही हैं। तो नेपाल को शांति का संदेश दे रहा है मथुरा। ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर नेपाल में शांति के लिए मथुरा से प्रार्थना की जा रही है। साधु संतों ने शिव मंदिर में पूजा अर्चना की है। तो नेपाल में शांति के लिए मथुरा में ये प्रार्थना की जा रही है, यहाँ से प्रार्थना की जा रही है। साधु संतों ने शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। सोशल मीडिया बैन से नेपाल में हिंसा भड़की थी और उसके बाद आगजनी, जनहानि की घटनाओं में तनाव बढ़ता गया, जिसको लेकर के अब मथुरा में ये तमाम साधु संत जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं और नेपाल में इस तरीके से हिंसा भड़की, उसकी शांति के लिए पूजा अर्चना की जा रही है। भोले बाबा के मंदिर में पूजा अर्चना की है और भगवान से प्रार्थना की है कि नेपाल हमारा सनातनी हिंदुओं का राष्ट्र है, वहाँ पर शांति स्थापित हो। और मोदी जी से भी आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं कि नेपाल में आप नज़र रखें, क्योंकि नेपाल में कुछ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र होने जा रहा है। वहाँ पर विधर्मी मानसिकता के लोग षड्यंत्र के तहत नेपाल में अराजकता फैला रहे हैं। वहाँ पर बहुत बड़ी जनहानि हो रही है, आगजनी हो रही है। तो हमारी यही प्रार्थना है कि वहाँ पर कैसे भी शांति स्थापित हो। हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल में आज कुछ माओवादी और नक्सलवादी और कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा के युवाओं ने हिंसा की है। सोशल मीडिया बैन होने के कारण हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि देश आपका है, धर्म आपका है, प्रजा आपकी है और ये संपूर्ण हिंदू जनमानस आपका है। कोई भी यदि मुद्दा होता है तो बारीकी से समझा जाता है। हिंसा का किसी भी देश में कोई भी स्थान नहीं है।